everyone, and welcome to the Spiritual Citizen by Rajna. Today I have with me a very senior lawyer, Advocate Raj Gupta. He works in the High Court as well as in the Supreme Court of India. Advocate Raj Gupta is the founder of a beautiful organization called Cosmopolitan Plus, and this NGO works towards women empowerment. So welcome Vakil Sahab, and today we are going to speak about domestic violence and its awareness along with many other aspects of women empowerment. अब मैंने बात की प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का भी हाल ये है कि आइडियली जो जिस स्टडी का मैंने रेफरेंस दिया था उस स्टडी के अकॉर्डिंग हर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ कम से कम एक प्रोटेक्शन ऑफिसर उससे अटैच्ड होना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह में सिचुएशन ये है कि 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट में एक सिर्फ जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। और दिल्ली के अंदर ये है कि 35 केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर बीइंग हर्ड ऑन अ डेली बेसिस, एवरेज on a daily basis. You multiply that by 30 and then multiply that by 365. The number would be mind-boggling. I mean, astonishing number. Such a high number. And women keep running from pillar to post. अगर वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को अप्रोच भी करना चाहें तो प्रोटेक्शन ऑफिसर काम के बहाने, फील्ड ड्यूटी के बहाने अपने ऑफिस में ही नहीं होते। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को सेलेक्ट करने का एक सिस्टम नहीं, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनको पीरियोडिक ट्रेनिंग की किसकी जिम्मेदारी है? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, दिल्ली जैसे स्टेट में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन। मैंने तो कभी देखा नहीं, मैं तो इतने साल से एनजीओ चला रहा हूं, मैं ऑफर भी करता हूं अपनी सर्विसेज, मगर मैं बोलता हूं कि ठीक है साहब आप लेके आइए, मैं उनको ट्रेन करूंगा, उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर के राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में बताऊंगा। हमें तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है हैंड होल्डिंग करके, किसी की सपोर्ट करके। तो वो लोग जो इस काम की तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग जो इस काम के लिए गवर्नमेंट ने जिनको एम्प्लॉय किया गया है, वो लोग सिंसियरली इस काम को क्यों नहीं करते? लॉ ने तो प्रोवाइड कर दिया, सेफ्टी ऑफिसर भी, प्रोटेक्शन ऑफिसर भी, शेल्टर होम्स भी, सर्विस प्रोवाइडर्स भी, हर चीज का प्रोविजन है। लेडी को अगर कोई परेशानी है, वो किसी शेल्टर होम में जाना चाहती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू या डायरेक्ट वो शेल्टर होम में करे, शेल्टर होम वाले उसको मना नहीं कर सकते, वो प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, योगिता ने कहा था कि आप बड़ा स्ट्रांगली फील करते हैं इस मैटर को, तो मैंने कहा हाँ बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूं मैं कि 2015 में शायद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया था। अब जैसा मैंने इनिशियली कहा कि 10 महिलाएं अगर घरेलू हिंसा की विक्टिम हैं जेन्युइनली, तो उसमें से एक कंप्लेंट करती है, 9 कंप्लेंट नहीं करती, मगर कंप्लेंट फिर भी बहुत ज्यादा है। तो 9 जेन्युइन महिलाएं कंप्लेंट नहीं कर रही हैं, तो फिर ज्यादा कंप्लेंट है, ये क्या इंडिकेशन देता है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब 80% ऑफ द कंप्लेंट्स आर बीइंग फाउंड टू बी फॉल्स। जो रिसोर्सफुल महिलाएं हैं, जो महंगे वकील भी एंगेज कर सकती हैं, जो वकीलों के साथ कमीशन भी फिक्स कर सकती हैं, कभी कभी वो उसको एज अ टूल ऑफ वेंडाटा भी इस्तेमाल करती हैं। तो यहां पे एक मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और कई फोरम से मैंने डिस्कस किया, ये देयर इज अनदर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, दैट वाज प्रोमलगेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन December 2013 through Ministry of Women and Child Development. So there is a very unique provision which is not there in any other law, and that provision is that if a lady lodges a complaint which is proven to be false, if the complaint is found to be false by the committee, complaints committee, whether internal committee or local committee, then the committee can recommend the same punishment. So moto committee can recommend the same punishment which would have been given to the guy if he would have been proven guilty. Now there is the difference. The difference is, अब आप somebody might say, अरे साहब कंप्लेंट साबित नहीं हुई, अगर कंप्लेंट जेन्युइन है मगर वो साबित नहीं हो पा रही है तो उसको झूठा मान के लेडी को सजा मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून इस चीज को भी क्लैरिफाई करता है कि there is a difference between a false complaint and a complaint which is though genuine but
the aggrieved woman is not able to prove it. So there is a difference, and that is left to the wise judgment, wise discretion of the people inquiring into the complaint. The committee which is responsible for inquiring is chosen in a very meticulous manner. So similarly, if at all, you would agree that we want every woman should be protected. Every woman who in the least has been subjected to any domestic violence, she should be protected, she should be given her right, and it should be ensured that she is not victimized at all, right? But at the same time, you and me would very sincerely want that the incidences of false complaints should not occur. Am I right? Absolutely correct, sir. So now courts also are in a dilemma. Most of the time it so happens that a lady has lodged a complaint. Okay. At the end of the day, when the matter goes to the court, everything depends upon evidence. Now, assuming a situation where the complaint is a false one, the complainant would find it great deal difficult to find evidence to prove her case. And when that happens, the advocates on both the sides, they make merry by prolonging the case and charging the parties, their clients, on per date basis. So they exploit the situation where women do not realize while lodging a false complaint. As a matter of fact, they become victims to unscrupulous lawyers. So suppose the incidence of false complaint decreases, that will also decrease the workload on courts. In Delhi, there are special courts made for women, Mahila courts. तो महिला कोर्ट्स महिला रिलेटेड मैटर्स ये सुनती है. अब अगर उसमें हम ये मान के चलते हैं जेन्युइनली 10 प्रताड़ित महिलाओं में से एक महिला आगे आके कंप्लेंट करती है और अगर 100 कंप्लेंट्स हैं एक मजिस्ट्रेट के पास, तो इसका अर्थ, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई उसमें से 10-15 कंप्लेंट्स तो जेन्युइन होंगी, बाकी की कंप्लेंट्स हो सकता है जेन्युइन हो सकता है ना हो. अगर वो जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं किसी तरह से उनकी फाइलिंग कम हो जाए, तो क्या कोर्ट को अधिक समय नहीं मिलेगा जेन्युइन कंप्लेंट्स को डिसाइड करने के लिए? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं. इसके लिए तो एक अनएंडिंग डिबेट है, बहुत सारे डिस्कशन हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, करते भी हैं, कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूरे भारत में जाता हूं ये जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स करने, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस. तो वहां पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे दिया जाता है कि भाई व्हेनेवर देयर इज इवन अ स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉज, गो अहेड एंड कंप्लेन, डू नॉट ट्राई टू स्वीप इट अंडर द कार्पेट. तो महिलाओं को भी ये संदेश है कि कानून की सपोर्ट लेने के लिए आप आगे बढ़िए, आप मत बर्दाश्त करिए. कोई एक उंगली भी लगाए तो आप मत बर्दाश्त करिए अगर कोई आपको उंगली लगा रहा है, क्योंकि आपने कितनी भी बड़ी गलती की है, हिंसा उसका जवाब नहीं है. हिंसा उसका जवाब नहीं है. किसी महिला ने किससे भाई एक व्यक्ति है ना, महिला ह्यूमन बीइंग है ना, उसने परिवार में रह के गलती की, तो क्या ससुर, क्या उसकी सास, क्या उसका हस्बैंड, उसको ये हक किसने दिया कि वो कानून को अपने हाथ में लेके उसको इंजर करें या उसकी पिटाई करें या उसके साथ हिंसा करें? तो अगर किसी पुरुष ने एक महिला के साथ हिंसा कर दी तो एपरेंटली उसने गलत काम किया ना, इलीगल काम किया. उसने महिला के साथ हिंसा क्यों की? क्योंकि उसे लगा महिला ने गलत काम किया है, इसलिए उसने हिंसा की. अब पुरुष ने हिंसा करके गलत काम कर दिया, अब पुरुष के खिलाफ हिंसा भी हो, फिर पुरुष के खिलाफ भी हिंसा होनी चाहिए, सास के खिलाफ भी हिंसा होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत काम का जवाब हिंसा है. और इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एक और ये ब्यूटी है कि आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है वो जरूरी नहीं है कि पुरुष के साथ ही हो.
किसी के साथ भी। हाँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो है आपकी, आपके मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, किसी के भी साथ, इट्स इन द डेफिनेशन। तो परिवार के एक्चुअली किसी कोई भी भी, मेंबर, जी जी, तो इससे कई बार महिलाएं भी दूसरी महिलाओं को, मैंने देखा है कि आप बताएं सर, क्या ये मेरा ऑब्जर्वेशन ठीक है? बिल्कुल ठीक है आपका। सास तो टिपिकल सास तो आपको पता ही है ना? तो वो ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी। तो वो तो उनको तो लगता है उनका जन्म सिद्ध अधिकार है बहू के साथ हिंसा करना, उसको उत्पीड़ित करना। तो महिलाएं भी करती है, इसीलिए ये भी एक इसकी खूबसूरती, आपने सही कहा कि ये कानून खाली पुरुषों के अगेंस्ट हिंसा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप इस बात को थोड़ा खुल के बोले। हाँ, किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा की गई हिंसा के रिड्रेसल के लिए ये कानून बनाया गया है। बहुत एग्जॉस्टिव कानून है, छोटा सा कानून है, बट इट इज द मार्वेलस पीस ऑफ लेजिस्लेशन। The only thing is it needs to be explained. Women have to be guided. They have to be made aware of each and every provision. They should be known. I mean, I would suggest ideally in wherever there are these offices of Department of Women and Child Development to which these protection officers are associated. You know, it should be published very, very widely that who are the protection officers, what are their mail IDs, what are their phone numbers, and what are they required to do whenever they, and so moto also, they can initiate action. Yes. If they get to know, even if a neighbor, under this law, even if a neighbor lodges a complaint with the protection officer or with the police, they are supposed to take immediate action. And they are not supposed to harass or hackle the person who has lodged the complaint. So it is such a beautiful piece of legislation. However, like I said that, okay, everything is open for improvement. This law can also be improved. Like for example, one clause could be introduced that in case a complaint is found false, you know, the lady also, I mean, for that somebody will not have to initiate another case. Like for example, you know, defamation or whatever, or there is a section under IPC where some damages can be, damages can be claimed under the civil laws. Rather than that, the law itself should have the provision that in case of false complaints, the lady who has lodged a false complaint, she would also be punished, so that the incidence of false complaints reduces and judges are less burdened with the number of cases. So it has to be a multi-pronged approach. लॉ तो सरकार ने बना दिया, पार्लियामेंट ने बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी जिम्मेदारी हमें भी लेना पड़ेगी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो बघेल साहब, आप मुझे ये बताइए कि सपोज अगर आप जैसे ये एक सजेशन दे रहे हैं कि इस तरह का एक प्रोविजन हो सकता है कि फॉल्स केसेस ना डाले जाएं, तो अगर किसी का डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा है तो क्या वो उसके साथ साथ पैरेलली, जब अगर पता है उस पार्टी को कि ये फॉल्स है, तो क्या वो सेक्शन 192, 193 आईपीसी साथ में इन्वोक कर सकता है या एक अलग केस डालना पड़ेगा? अभी तक साथ में करने का प्रोविजन नहीं है। यही आप शायद कहना चाह रहे हैं। चलना, देखिए, केस चल रहा है, इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड। करेक्ट। ये एलिगेशन फॉल्स है या सही है, ये तो केस डिसाइड होने के बाद पता चलेगा ना। तो उसके बाद आईपीसी इन्वोक हो सकती है। केस चल रहा है, अच्छा, उसके बाद भी। अब प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द मैजिस्ट्रियल कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, जिसको हम जज कहते हैं, महिला जज। महिला जज के यहाँ कंप्लेन अगर फॉल्स साबित हो भी गई, तो अगर महिला चाहे तो वो सेशंस में जा सकती है, अपील में। तो अगर वो सेशन में चली गई तो फिर फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ ना। करेक्ट। वहां से चली गई तो फिर अगर वहां से भी हाइपोथेटिकली अगर ये डिसाइड हो गया कि फॉल्स कंप्लेंट है, देन महिला हैज गॉट अ राइट टू गो टू द हाई कोर्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट। तब तक तो दोनों में से एक कोई ना कोई खत्म ही हो जाएगा 20-25 साल में। करेक्ट। कहां इतना,
तो उसमें तो ये है कि डेटरेंट हैज टू बी यूज। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा, मगर एक छोटा सा फैक्टर है ये। सुप्रीम कोर्ट का उठाया था इसको। पॉइंट वकील साहब ये आपने उठाया है अभी, क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि कई सारे जो पुरुष होते हैं वो जो एक महिला जो जेन्युइनली अपना केस लड़ने जाती है वो उस पर इसी तरह की तहमत लगाते हैं समाज में, कोर्ट में तो नहीं लगा पाते। अगर कोई जेन्युइन केस है तो वो बाहर जाके कहते हैं कि ये सब झूठ कह रही है, ये लालची औरत है। तो इट्स रियली गोइंग टू बी अ वेरी गुड। मैम अगर महिला लालची भी है, इवन देन the guy, the husband, or anybody in the family does not have a right to bash her up, even if she is wrong. You know, there are other remedies. Correct. Indulging in violence is too inhuman. Correct. Too inhuman. Too inhuman. पता ही नहीं चलता कि कब आदमी इंसान से जानवर बन जाता है। और इस वजह से होता क्या है वकील साहब की औरतें खुल के जीना छोड़ देती हैं, उनकी जुबान पे एक ताला लग जाता है। और मैं अपने आसपास इर्द गिर्द कई सारी ऐसी महिलाएं देखती हूँ जो खुल के बातें ही नहीं करती हैं। वो कहीं अंदर ही अंदर एक एक कंफ्यूज उसमें रहती हैं, कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं कि कितना बोले और कितना ना बोले, और वो रिफ्लेक्ट करने लगता है इवेंचुअली उनकी हेल्थ पे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। लॉ की पोजीशन तो ये है जो हमने डिस्कस की इतना डिटेल में। जी। अब हालांकि उसके स्कोप के बाहर बात जा रही है, थोड़ा सा सोशल एस्पेक्ट ये है कि महिलाओं को अपने आप में बहुत ज्यादा एम्पावर करना है अपने आप को खुद, वेदर बाय एजुकेशन, वेदर बाय मेंटल हेल्थ, वेदर बाय फिजिकल हेल्थ। ये जो लाचार बेचारी अबला नारी वाला जो ये चोला है, इसको उतार के फेंकना पड़ेगा, उसको उतार के बिल्कुल फेंकना पड़ेगा। वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही एक मस्तिष्क है, ठीक है, इक्वली फर्टाइल है। तो उसको सिर्फ बच्चे पैदा करने और घर में झाड़ू पोछा करने के लिए क्यों इस्तेमाल करती हैं, उसको उसके आगे क्यों नहीं कल्टीवेट करती। मेरे पास ऐसे ऐसे एवेन्यूज हैं कि 8वीं पास महिला को मैं 17,000 की नौकरी भी दिला देता हूं, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग भी दिला देता हूं, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिला देता हूं। उस फैमिली में उसके हस्बैंड को 5,000 की नौकरी कोई नहीं देता। आजकल तो खासतौर से कोविड में उनकी सबकी नौकरियां चली गई, तो महिलाओं को इस तरह से तो हमेशा लिप सर्विस करना, ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है, मगर उसके आगे भी थोड़ी हैंड होल्डिंग जरूरी है। 20 से 25 महिलाओं को, मेरा एनजीओ छोटा सा एनजीओ है, बहुत छोटा सा, कहीं से ग्रांट नहीं लेते, कुछ नहीं करते, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करके उनके ट्रेनिंग करा के छोड़ नहीं देते, उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिलाने की कोशिश करते हैं। उनके हेल्थ ठीक रहे उसके लिए हम लगातार सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कैंप लगाते हैं, उनके कानूनी अधिकारों के बारे में वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, और सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस की तो वर्कशॉप हम एक्सटेंसिवली ऑल ओवर द कंट्री कंडक्ट करते ही करते हैं, जिसमें योगिता भी मेरे साथ काम करती हैं। तो सोशल एस्पेक्ट भी है कि हर महिला को ये देखिए, बहुत बड़ी चीज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। थोड़ी सी भी महिला अगर अपने पैरों के ऊपर खड़ी है, एक 8वीं पास महिला, 10वीं पास महिला अगर अपने घर में 15,000 रुपए कमा के ला रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस कितने नॉचेस ऊपर हो जाता है। हस्बैंड बेशक उसका 50,000 कमा रहा हो, मगर अगर महिला कमा रही है, लाचारी वहां से पैदा होती है कि जहां हस्बैंड ये कहता है कि तुम तो मेरी मोहताज हो, जो तुम खाना खा रहे हो उसके लिए भी मेरी मोहताज हो, तो जब तुम मेरी मोहताज हो तो मेरी जो है ज्यादतियां भी बर्दाश्त करना पड़ेंगी। तो ये जो मोहताजगी वाला जो टैग है, इसको हटाना बहुत जरूरी है। और जब महिला थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेगी, तो फिर वो लीगल चीजें, ये भी चीजें जल्दी से डाइजेस्ट करेगी। तो ये मेरे विचार थे, और कोई आप स्पेसिफिक कोई
एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहें तो। वकील साहब, More than जितने भी क्वेश्चंस मेरे जहन में आ रहे थे वो मैं पूछती हूँ, उसके पहले उसका आंसर आप देते जा रहे थे। मैं सोच रही थी अब मैं आपसे ये पता करती हूँ, वो पता करती हूँ, बट आपने शुरू से लेके आखिरी तक इस पूरे एक्ट का इतना अच्छा उसको समराइज किया है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में समराइज किया है कि अगर कोई भी सुनेगा तो मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर बस यही मैं सोचती हूँ हमेशा कि जैसे जूरिस्प्रूडेंस में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और खास करके अगर घरेलू हिंसा की महिला के साथ अगर जस्टिस डिनाइड होता है तो इकोनॉमिकल और मेंटल और ऑल्सो सोशल ट्रॉमा, तीनों ट्रॉमास उसके साथ इकट्ठे उसकी झोली में आ गिरते हैं और वो स्थिति जो होती है वो थोड़ी नाजुक हो जाती है उनके लिए। पर आपके जैसे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के बारे में, नस्लें तबाह हो जाती हैं, पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। महिला अगर घर के अंदर खुश नहीं है, प्रसन्नचित्त नहीं है, तो उसका असर हर व्यक्ति के ऊपर, एक मासूम बच्चा है उसके ऊपर भी पड़ रहा है, हस्बैंड के माँ बाप है उनके ऊपर भी पड़ रहा है, महिला के ऊपर भी पड़ रहा है और उस हस्बैंड के ऊपर भी पड़ रहा है। अगर महिला प्रसन्नचित्त नहीं है और उसको चाहिए क्या बेचारी को, थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, है ना। आजकल हम दिल्ली में यंगस्टर्स, एक गर्लफ्रेंड है वो आपके 50,000 रुपए रोज खर्च करवा देती है, उसको वो आपको बुरा नहीं लगता? दिल पे हाथ रख के इंसान सोचे कि जब एक गर्लफ्रेंड के ऊपर साल में कितना खर्च करता है और उसी एक साल में अपनी वाइफ को कितने गिफ्ट्स देता है, तो पता चलेगा कि 5% भी नहीं करता। तो उसको चाहिए क्या? वो तो बेचारी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, वो तो आई सेक्रीफाइस करने हैं आपके लिए, आपके बच्चों को पालने, आपके बच्चों को खाना बना बना के खिलाने के लिए, आपके माँ बाप की सेवा करने के लिए, अगर कोई छोटा देवर है उसका खाना बनाने के लिए, उसकी पढ़ाई की फीस आप दे रहे हैं तो वो भी तो उसी का हक लेके आप दे रहे हैं ना। जिस पैसे के ऊपर उस महिला का हक है, उस पैसे में से पैसा निकाल के हस्बैंड अपनी छोटी बहन की शादी में लगा रहा है, अपने माँ बाप के ट्रीटमेंट में लगा रहा है, अपने भाई की पढ़ाई में लगा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर कभी कभी पलट के ये देख लेना चाहिए कि ये जो मैं खर्चा कर रहा हूं और मेरी पत्नी इस बात को लेकर अपने माथे पे शिकन नहीं आने देती, उल्टा मुझे सपोर्ट करती है, तो भाई मैं भी इसकी थोड़ी सी इज्जत कर लूं तो क्या बुरा है। आज आपने एक ऐसा टॉपिक, हम लोगों ने जो ऐसे टॉपिक पे बात करी है अभी वकील साहब, ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिल्कुल दिल को छूने वाला टॉपिक है वो। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और मैं बाकी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो हेल्पलाइंस है, आप कॉस्मोपॉलिटन प्लस की भी खुली हुई है और परी फॉर इंडिया भी आगे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसकी भी खुली हुई है। तो आप अपने आप को अकेला ना समझें और जब भी आपको अपनी किसी भी घरेलू हिंसा से रिलेटेड किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप एडवोकेट राज गुप्ता का जो एनजीओ है कॉस्मोपॉलिटन प्लस या परी फॉर इंडिया, आप हम में से किसी के भी पास जाएं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और आप ये ना समझे कि आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं और इस लड़ाई में हम आपको जिता के रहेंगे। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।